नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को या किसी संस्था को एक से अधिक भूखंडों को एक साथ जोड़ना है, आमेलित करना है या समेकित करना है या इंग्लिश में बोलें तो अमलगमेट करना है, तो उसके लिए क्या नियम है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि ये नियम मैं किस संदर्भ में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी 5 अगस्त 2023 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक में जनहित के संबंध में कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे कि आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। इनमें लगभग 20 बिंदु तय किए गए थे। इसी संदर्भ में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 27 अगस्त को एक सूचना जारी की थी। इस सूचना में एक विशेष शिविर का आयोजन किए जाने के संदर्भ में बताया गया था। तो ये सूचना आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सूचना में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2023 को हुई उनकी बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों में से 4 बिंदुओं पर जन सामान्य के लिए एक शिविर का आयोजन किए जाने के संदर्भ में सूचना दी गई है। दोस्तों, इस सूचना में जो भी बिंदु लिए गए हैं उन सारे बिंदुओं पर मैं वीडियो की सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको भूखंडों के अमलगमेट करने के बारे में नियम बता रहा हूं। अगले वीडियोज में मैं इनके अन्य बिंदुओं पर, जैसे कि सब डिवीजन करने के क्या नियम हैं या अनियोजित या अनियंत्रित और बिना तलपट मांझे स्वीकृत किए गए कॉलोनियों में जो अवैध निर्माण हुए हैं उनमें से किन अवैध निर्माणों को समन किया जा सकता है या किन अवैध भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत किए जा सकते हैं, इन टॉपिक्स पर। और उसके बाद अगले वीडियो में मैं जो अनधिकृत निर्माण हो गए हैं भूखंडीय विकास के अंतर्गत, भूपयोग के विपरीत या भूपयोग के साथ जो भूपयोग अनमन्य उसी भूपयोग में, उनको कैसे समन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन चारों बिंदुओं पर क्या अपनी बोर्ड बैठक में निर्णय लिए हैं उस पर मैं बात करूंगा। और इस शिविर में जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं के अंदर जो शर्तें, प्रतिबंध या ऐसी चीजें हैं जो खाली इस विज्ञापन से जो दैनिक जागरण या अन्य समाचार पत्रों में निकला है उससे आम पब्लिक नहीं समझ पा रही है, उसकी मैं व्याख्या करूंगा बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में और नियमों के संदर्भ में। तो आइए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2023 को अपनी बोर्ड बैठक में जन सामान्य के उपयोग के लिए, जन सामान्य के हित जिसमें सुरक्षित रहते हैं, ऐसे कई बिंदु अपने बोर्ड बैठक में रखे थे और उन पर निर्णय लिया है। लगभग 20 बिंदु ऐसे थे जिनमें से मैं कुछ 4 बिंदुओं पर बात करूंगा धीरे धीरे। इस वीडियो में मैं एक बिंदु ले रहा हूं और अगले वीडियो में अन्य बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। तो आज के बिंदु में मैं बात करूंगा कि अगर भूखंडीय विकास के अंतर्गत जिसका लेआउट स्वीकृत है ऐसी कॉलोनी में या विकास प्राधिकरण की अनुमोदित या स्वीकृत या विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई योजनाओं में किसी व्यक्ति ने एक से अधिक भूखंड आमेलित करने के लिए कोई अगर प्लान बनाया है, तो एक से अधिक भूखंड को कैसे समेकित किया जा सकता है, कैसे आमेलित किया जा सकता है या कैसे एक से अधिक भूखंडों को आपस में मिलाकर उस पर एक बिल्डिंग प्लान, उस पर एक नक्शा पास कराया जा सकता है। इसके लिए बोर्ड बैठक में क्या निर्णय लिया गया है इसके बारे में बात करूंगा। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में क्या प्रस्ताव रखा था और जो उस प्रस्ताव के संदर्भ में जो अनुमोदन हुआ है वो अनुमोदन क्या है, आप समझ पाएंगे और फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा। दोस्तों, अमलगमेशन के बारे में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव रखा था कि भूखंडीय विकास के अंतर्गत एक से अधिक भूखंडों को समेकित, अमलगमेट किए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव रखा गया है। अब प्राधिकरण की बोर्ड बैठक ने इस पर क्या निर्णय लिया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, बोर्ड ने जो निर्णय लिया है वो इस प्रकार है। सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आवासीय भूखंडों के सापेक्ष अधिकतम 2 भूखंड एवं व्यावसायिक भूखंडों के अधिकतम 4 भूखंडों को आमेलित किए जाने के साथ साथ ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भूखंडों के संबंध में भी इस शर्त के साथ आमेलन की स्वीकृति प्रदान की गई कि मूल आवंटी अथवा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ही सन्निकट स्थित अपने 2 भूखंडों को जोड़कर
प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जाएगा। आवेदन हेतु प्रस्तावित भूखंडों का स्वामित्व एक व्यक्ति फर्म कंपनी अथवा एकीकृत परिवार के पक्ष में तथा एक ही उपयोग में होना चाहिए। आवेदन शुल्क आवासीय भूखंडों में प्रचलित सर्किल रेट का 1%, व्यावसायिक भूखंडों में 3% तथा कार्यालय और अन्य उपयोग के भूखंडों में 2% की दर से देय हो। लास्ट पैरा में लिखा है कि उपरोक्तानुसार अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिए गए कि प्रस्ताव शासन को संज्ञानार्थ प्रेषित किया जाए। गवर्नमेंट को इसको इंफॉर्मेशन के लिए भेजे जाने की बात भी रखी है बोर्ड ने, लेकिन ये क्रियाशील है, इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसीलिए दैनिक जागरण और अन्य समाचार पत्रों में ये सूचना प्रकाशित की गई है, जो हमने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई है। ये सूचना ये है कि इन 4 बिंदुओं पर एक शिविर लगाया जाएगा लखनऊ विकास प्राधिकरण में, जो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक किसी भी कार्य दिवस में प्रभावी है। आप अपनी एप्लीकेशन इस समयावधि में प्राधिकरण कार्यालय में इन बिंदुओं से संबंधित जो आपके कोई आवेदन है उनको जमा कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई के लिए प्राधिकरण ने यह शिविर लगाया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन बिंदुओं में क्या नियम है, क्या तैयारी करके हम अपने जाएंगे तो हमारे काम हो जाएंगे, इसलिए ये वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। अब दोस्तों, इस जो बोर्ड के बैठक का निर्णय है इसकी मैं आपको व्याख्या करता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हो सकता है अभी कुछ असुविधा हो रही हो समझने में। इसमें रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं वो केवल 2 भूखंडों को आपस में मिलाया जा सकता है, 2 से ज्यादा भूखंड एक साथ नहीं मिलाए जा सकते हैं, समेकित नहीं किए जा सकते हैं, और ये केवल स्वीकृत कॉलोनियों में जिनके लेआउट स्वीकृत हैं या विकास प्राधिकरण की योजनाओं पर ही प्रभावी है। अवैध कॉलोनी का वैसे भी कोई मतलब नहीं, अवैध कॉलोनी में होने की कोई बात ही नहीं है, तो केवल स्वीकृत और नियोजित और प्राधिकरण की योजनाओं में ही ये प्रभावी है। अब अगर कॉमर्शियल भूखंडों की बात आती है तो कॉमर्शियल भूखंडों में अधिकतम 4 भूखंडों को एक साथ समेकित किया जा सकता है, ये उल्लेख किया गया है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो छोटे प्लॉट्स हैं, जो LIG या EWS श्रेणी के जो भूखंड हैं, उनमें इन्होंने एक शर्त डाल दी है कि जो मूल आवंटी है वो या उसके उत्तराधिकारी उन्हीं के भूखंड EWS और LIG श्रेणी के भूखंड आपस में आमेलित किए जाएंगे। और चूंकि ये LIG और EWS भूखंड आवासीय कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो केवल 2 भूखंडों को ही, जैसे आवासीय में 2 का नियम है, 2 भूखंडों को ही आमेलित किया जा सकता है और मूल आवंटी अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा ही ये प्रस्ताव दिया जा सकता है, उसी पर विचार किया जाए। आवासीय के अतिरिक्त अन्य उपयोग के जो भूखंड है उसके लिए इन्होंने ये भी रखा है कि प्रस्तावित भूखंडों का स्वामित्व, प्रस्तावित भूखंडों का मतलब जिन भूखंडों को आप आमेलित करना चाहते हैं, समेकित करना चाहते हैं, उन भूखंडों को प्रस्तावित भूखंड कहा गया है। प्रस्तावित भूखंडों का स्वामित्व एक व्यक्ति फर्म कंपनी अथवा एकीकृत परिवार के पक्ष में होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास, किसी कंपनी या फर्म के पास या एकीकृत परिवार के पास एक भूखंड पहले से था, उसने बगल का भूखंड भी खरीद लिया, अब दोनों भूखंडों को आमेलित करने का प्रस्ताव दिया है, तो अगर एक व्यक्ति, एक फर्म, एक कंपनी और एक एकीकृत परिवार के स्वामित्व में ही होंगे दोनों भूखंड, तभी उन भूखंडों को समेकित या आमेलित या अमलगमेट किया जा सकेगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं कि इस अमलगमेशन की स्वीकृति प्रदान किए जाने में कितना शुल्क प्राधिकरण को देना होगा, जो आवेदक है उसको। दोस्तों, अगर आपका भूखंड आवासीय है तो आवासीय भूखंड में जो वर्तमान सर्किल रेट है उसका 1% आपको देना पड़ेगा। दोनों भूखंडों को मिलाकर जो एरिया बनेगा, आवासीय में 2 भूखंडों का प्रोविजन है, उन दोनों भूखंडों के कुल क्षेत्रफल का 1% सर्किल रेट के अनुसार जो धनराशि आएगी वो आपको उसके शुल्क के रूप में देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका दोनों भूखंडों का प्रस्ताव या 2 से अधिक 4 भूखंड अधिकतम कॉमर्शियल या अन्य प्रयोग के लिए हो सकते हैं, तो आपको कॉमर्शियल भूखंडों के लिए 3% वर्तमान सर्किट रेट का जो भी धनराशि है वो आपको आमेलन शुल्क के रूप में या अमलगमेशन के चार्ज के रूप में आपको प्राधिकरण में जमा करानी पड़ेगी, तभी ये अनुमोदित होगा। इसी तरह अगर ऑफिस, कार्यालय या अन्य उपयोग के भूखंड हैं, इस तरह के भूखंडों में 2% वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार जो भी धनराशि आएगी उतनी धनराशि आपको आमेलन शुल्क के रूप में प्राधिकरण कोष में जमा करानी पड़ेगी, तभी ये आपका अमलगमेशन या समेकित किए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाए। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में भूखंडों के उप विभाजन या सब डिवीजन करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और इसके क्या नियम है। नमस्कार दोस्तों।